रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। शुरू कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दो स्टेटमेंट से। वैसे तो कल का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन था और 18 अक्टूबर को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई और उनका काफ़िला चला जा रहा था और उसके ऊपर बम धमाके हुए थे। खुदकुश हमलों के नतीजे में बहुत सारे कारकुन जहाँ बहक हो गए थे। मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला गया था और निकाल कर ले गए थे लियारी के लड़के। बाद में उनमें से कुछ गैंग वॉर में मारे भी गए। रहमान डकैत एक बड़ा नाम था उसके अंदर। तो वो रहमान डकैत और उसके साथी इनको यहाँ से निकाल कर ले गए थे और उसी वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बड़ा अहम किरदार था बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी के हवाले से। उस दौर के कुछ लोग आजकल नज़र नहीं आते। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लाहौर तक आई और उन लोगों के घरों तक गई जो लोग इस सानए के अंदर शहीद हुए थे। सानए कारसाज के नाम से इसको पाकिस्तान की तारीख में जाना जाता है। आज कई साल गुजर गए हैं लेकिन पीपल्स पार्टी हर साल इस पे कोई ना कोई इवेंट करती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस पर जलसा किया और दो उनके स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कि इमरान खान फौज को और ISI को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये इसमें एक तीर से उन्होंने दो शिकार किए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे दो नंबरी क्या हो रही है और ठीक बात क्या है। देखें, एक तो फ़ायदा उठाना कि फ़ौज और हुकूमत के अंदर इस वक्त इख्तलाफात का एक मुबैना तौर पे माहौल बना हुआ है। यानी ऐसा लगता है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर नहीं है और ये तासुर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ होगा नहीं और ना कोई इतनी बड़ी बात है। ये प्राइम मिनिस्टर और ये आर्मी चीफ ये इस मामले में से निकल जाएंगे, जितना मैं इन दोनों को जानता हूँ, क्योंकि इन दोनों के फ़ायदे में नहीं है तसादुम के अंदर जाना या ज़्यादा लड़ाई करना। और ख़ास तौर पे ये आर्मी चीफ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ज़्यादातर होता यही है कि पॉलिटिकल क़यादत कभी अगर हद से तजावज़ करती है तो जो फ़ौजी क़यादत है वो फिर बहुत ज़्यादा हद से तजावज़ कर जाती है। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से मुझे वो चीज़ नहीं लगती। भारत फिर भी ख्वाहिशात हैं, तो एक तो फ़ायदा उठाना के इख्तलाफात जो हैं उनसे किसी तरह पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाए। दूसरा, फ़ौज को और ISI को इमरान खान टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, एक ज़ाती जो है एक पॉलिटिकल फोर्स। तो वो फ़ौज के अंदर एक गुस्सा पैदा हो जाएगा इससे, जो ये स्टेटमेंट सुनेंगे कि हम क्या इस काबिल समझे जाते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी की टाइगर फोर्स बन जाएं। तो वो एक डबल गेम किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। एक तीर से दो शिकार किए हैं। वैसे भी उनका इंतखाबी निशान तीर है। लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इस सारे इशू के अंदर ना मरियम नवाज ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनमें से कोई एक भी ये नहीं कह रहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ आईनी और कानूनी तौर पर गलत है। कोई एक भी ये नहीं कह रहा कि आईनी और कानूनी लिहाज से जो इमरान खान ने किया वो गलत है। हम वो तनकीद जरूर कर रहे हैं इमरान खान पे, लेकिन इस इशू की डेप्थ में नहीं जा रहे। कोई ये नहीं कह रहा कि तजावुज़ इमरान खान ने नहीं किया और कोई गैर कानूनी कोई गैर आईनी हरकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नहीं की, और ना वो इखलाकी लिहाज से ना वो कानूनी लिहाज से गलत है। लेकिन क्योंकि तनकीद पर तनकीद है, और मैं आपको पहले बताता रहा हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज हैं, PMLN भी और पीपल्स पार्टी भी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलते रहे हैं, फिर लड़ते भी रहे हैं उनके साथ। जब लड़ते हैं तो दूसरा साथ देने आ जाता है, एक लड़ता है दूसरा आता है, दूसरा लड़ता है पहला आ जाता है। तो इस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते रहे हैं। तो उस वजह से इसके आईनी और कानूनी पहलू पे ये कभी बात करते हुए इमरान खान को गलत करार नहीं देंगे। ये हमेशा गोल मोल बात करेंगे जो वो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने स्टेटमेंट में मीडिया को भौंकने वाला करार दिया है। ये स्टेटमेंट दो जुमलों का है। एक में वो ये कह रहे हैं कि मीडिया की जो बातें हैं उन पर आप लोग यकीन ना करें, हमारे खिलाफ जो मीडिया कर रहा है उनके ऊपर आप यकीन ना करें। साथ ही जुमले में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ भौंकने वालों पर आप यकीन ना करें। अब ये मीडिया की मर्जी है कि वो कितनी गैरत का मुजाहरा करता है। यानी मीडिया पे डिपेंड करता है कि वो इसमें गैरत खाए या ना खाए, क्योंकि ये जुमला बड़ा टेक्निकल है ना। उन्होंने एक जुमले पे मीडिया को कहा कि मीडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है हमारी पार्टी के खिलाफ। यानी झूठा तो उन्होंने कम से कम कह दिया ना कि प्रोपेगेंडा करता है, झूठ बोलता है, ज्यादती करता है। तो एक तरफ तो मीडिया बाइस्ड, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कह दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ भौंकने वालों पर आप यकीन ना करें, सेम जुमले के बिल्कुल साथ। अब वो ये कह सकते हैं बड़े टेक्निकल अंदाज में कि ये भौंकने वाला हमने किसी और को कहा है और मीडिया को हमने झूठा कहा है। लेकिन अगर मीडिया गैरत करे तो मौलाना तारिक जमील साहब के मामले में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मीडिया झूठ बोलता है, तो उसके ऊपर उनके लत्ते लेके उनसे माफ़ी मंगवाई थी इसी मीडिया ने। और अभी ये जो फेक न्यूज़ के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा
कि झूठी खबरों का फैलाव बंद किया जाए और उसके ऊपर कानून बनाया जाए, तो ये पूरा मीडिया उनका दुश्मन हो गया था। हालांकि वो कवानीन पे मुझे भी एतराज है, उस तरह के नहीं होने चाहिए, लेकिन वो डिबेट ही नहीं करना चाहता मीडिया, बात सुनने को तैयार नहीं है अपने खिलाफ पाकिस्तान का मीडिया। लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भौंकने वाला करार दिया है, तो अब डिपेंड करता है कि मीडिया को गैरत यहां पे सूट करती है या नहीं करती। अब ये मीडिया के लोग खुद फैसला करेंगे कि उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बात करनी चाहिए या उनसे इसके बारे में तफसील पूछनी चाहिए या उनको वजाहत उनसे तलब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं बतौर सहाफ़ी ये कहता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने इस बयान की वजाहत करनी चाहिए। मैं बतौर सहाफ़ी ये मुतालबा करता हूं कि आप बताएं कि क्या आपने मीडिया को भौंकने वाला करार दिया, यानी कुत्ता आपने मीडिया को करार दिया, ताकि हम भी अपनी फिर लाइन ड्रॉ करें आपके मामले में। बहरहाल मीडिया को भौंकने वाला ये लोग तब कहते हैं जब हम इस तरह की खबरें देते हैं। मिसाल के तौर पर महकमा तालीम सिंध, इन्होंने 29,000 रुपए, ये मैं समा की न्यूज़ है, दीगर बहुत सारे टीवी चैनल अखबारात पे चली है, 29,000 रुपए में जो कबाड़ से बना हुआ डेस्क है वो खरीदने का फैसला किया। एक डेस्क, ये जो बच्चे पढ़ते नहीं है स्कूलों में, ये सईद गनी साहब के दौर में ये हुआ था मामला कि बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उनके लिए डेस्क लिया जाता है, तो वो कबाड़ से बना हुआ डेस्क 29,000 रुपए में, नया जो है वो 5-7 हज़ार रुपए का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाओ आप, उसके अंदर कमीशन भी रख ले तो 8,000 रुपए का, और 8,000 रुपए का लिया है उसी हुकूमत ने। लेकिन ये 29,000 रुपए का फी डेस्क, पता नहीं है डेस्क बूटी मरवाता है, नकल करवाता है, क्या करता है, क्या इसकी क्वालिटीज हैं, समझ से बाहर है। लेकिन ये कबाड़ का बना हुआ लकड़ी का डेस्क है और ये 29,000 रुपए में सौदा। और इसके अंदर जो रिपोर्ट हुआ था समा में, वो रिपोर्ट कुछ ये हुआ था कि 6 अरब रुपए का चूना है जो लगाया जाएगा, 16 लाख डेस्क हैं और इससे पहले 8,000 में लिया जा चुका है सेम टाइम में। तो जब मीडिया इस तरह की बात बताता है या मीडिया बताता है कि ओमनी ग्रुप वालों ने बिलावल भुट्टो के जो बिलावल हाउस है उसके नाश्ते ओमनी ग्रुप भेजता था, या मीडिया जब ये बताता है कि किस तरीके से आपके घरों के सारे अखराजात वो उठाते थे आपकी ट्रैवलिंग के, और फिर वो कितने बड़े करप्ट निकले, तो उस पर फिर आपको मीडिया पे गुस्सा तो आएगा और ये आपको भौंकना ही लगेगा, कभी भी आपको ये बातचीत करता हुआ नहीं लगेगा। यही खबरें अगर निकलें रिंग रोड के खिलाफ इस्लामाबाद में और पीटीआई के वुज़रा फंसे, तो आप सब कहते हैं कि कमाल कर दिया, खबर मैंने ब्रेक की थी, आप सब कहते हैं जी कमाल कर दिया, रिंग रोड स्कैंडल मीडिया लेके आया। वही जब हम मुशर्रफ के खिलाफ कवरेज करते थे आप कहते थे कमाल कर दिया, जब नून लीग के खिलाफ खबरें आती थी, स्टोरीज आती थी, पीपल्स पार्टी कहते थे कमाल कर दिया। लेकिन जब उनके खिलाफ आती है तो फिर मीडिया भौंकता है। मीडिया से अब मैं देखूंगा कि मीडिया के लोग इसके ऊपर रिएक्शन किस तरह का देते हैं। एक खबर है जी, और ये खबर दी है असद उमर साहब ने महंगाई के हवाले से। मैंने एक व्लॉग किया था महंगाई पे, कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान ने पेट्रोल स्टोर क्यों नहीं कर लिया जब पेट्रोल सस्ता था। तो पाकिस्तान के पास भाई स्टोरेज बनाए ही नहीं हमने 70 साल में, हमने कोई ऐसे बड़े बड़े टैंकर्स नहीं बनाए हुए या ऐसे ऑयल स्टोरेज के लिए हमने जगह नहीं बनाई हुई जहां पे हम ऑयल को स्टोर कर लें लंबे अरसे तक के लिए। लिहाजा पाकिस्तान स्टोर नहीं कर सकता और वो बहुत महंगे बनते हैं। माजी में पाकिस्तान ने कभी इस पर तवज्जो दी ही नहीं और आइंदा देनी चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क के पास पेट्रोल जितना ज़्यादा स्टोर होता है वो उतना ज़्यादा मुस्तहकम होता है। अब असद उमर साहब ने कहा कि आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं है। अब ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा ये एक आलमी मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अब गुज़िश्ता 12 महीने का जो रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा कि 12 महीने के दौरान जो खाम पेट्रोल की कीमत है आलमी मंडी में वो 81.55% बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान में इसी अरसे में पेट्रोल की कीमत 17.55% बढ़ी है। यानी आलमी मंडी में 81.55 और पाकिस्तान में 17.55। ये असद उमर कह रहे हैं जी। फिर कह रहे हैं एलएनजी और गैस की कीमतों में आलमी मंडी में 135% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में कुदरती ज़राए से हासिल होने वाली गैस की कीमतों में कोई तब्दीली 12 महीनों में नहीं लाई गई, जबकि एलएनजी की कीमत में 64% इजाफा हुआ है। 135 बाहर हुआ है और हमने पाकिस्तान में 64% इजाफा किया है। आलमी मंडी में खूर्दनी तेल यानी खाने का जो तेल और घी वगैरह है, इनकी कीमत में 48% इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में यह इजाफा 38% किया गया है। मकामी मंडी में चीनी की कीमत में 15% और आलमी सतह पर चीनी की कीमत में 53% इजाफा हुआ है। यह असद उमर साहब ने को डाटा दिया पिछले 12 महीने का। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इन 12 महीनों में नहीं, पिछले 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बतदरीज बढ़ रही है और पब्लिक को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुछ भी करें, अपने अखराजात कम करें। आप डेवलपमेंट बजट के अंदर कट लगाना चाहते हैं, वहां लगाएं। आप कुछ भी करें, आम आदमी को खाने पीने की अशिया, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी
वो ऐसे मिलनी चाहिए जैसे उसका हक है। यानी यही महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन क्या दुनिया में लोगों की आमदन पाकिस्तान की आमदन के बराबर है? पाकिस्तान में एक आम आदमी 1,000 रुपये अगर रोज का कमा ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो एक आम आदमी दुनिया में, एक आम मेहनत कश या एक आम आदमी 2,000, 5,000, 10,000, 12,000 इतने पैसे तक भी कमाता है मगरबी मुल्कों में। तो उनके ऊपर यह महंगाई उतना इंपैक्ट नहीं डालती जितना पाकिस्तान के एक आम आदमी के ऊपर डालती है। लिहाजा क्योंकि यहां पे आम आदमी की आमदन कम है और उसमें इजाफा नहीं हो रहा, तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जितना रिलीफ मुमकिन हो इन लोगों को फराहम करें। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने उस बयानिए पे कायम हूं कि आलमी मंडी के अंदर चीजों की कीमत में इजाफे का पाकिस्तान पे इंपैक्ट आ रहा है, जबकि कुछ महंगाई ऐसी है जो बैड गवर्नेंस की वजह से है, जो हुकूमत की नाअहली की वजह से है और सूबाई हुकूमत के ताउन ना करने की वजह से है और ब्यूरोक्रेसी के हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहने की वजह से है। एक बड़ी महंगाई, और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? वही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, क्योंकि डील तो उन्होंने करना है ना, डोर तो उनके हाथ में है और तुनका भी उन्होंने लगाना है। तो लेट्स सी वो क्या करते हैं। इमरान खान साहब ने इजलास तो बुला लिया महंगाई के बारे में, और जो अपोजिशन वाले हैं उनके मुखालिफिन है वो कह रहे हैं अल्लाह खैर करे, जिस चीज़ का वो इजलास बुलाते हैं वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। और इमरान खान साहब ने महंगाई पे एक दफ़ा फिर इजलास बुलाया और वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी करके पाकिस्तान में आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। एक और मजे की बात यह है कि वो लोग जो गुज़िश्ता 40 साल से भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान इनको बर्दाश्त कर रहे हैं और उनके साथ गुजारा कर रहे हैं, उनकी करप्शन भी देखी, उनकी बेईमानियाँ भी देखी, उनकी लूट मार देखी, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग देखी, उनके टीटी स्कैंडल्स देखे, बैरून मुल्क उनकी बड़ी बड़ी जायदादें बनते हुए देखी। इसके बावजूद वो लोग कभी घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। लेकिन इन 3 सालों में इमरान खान साहब की हुकूमत में कोरोना वायरस भी आया, बहुत सारी दिक्कतें आई और आलमी सतह के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो इमरान खान की हुकूमत से 3 साल में घबरा गए। एक्चुअली ये घबराहट ये नहीं है कि हालात बहुत बुरे हो गए हैं। मैं खुद 4 आने 8 आने की रोटी भी लेता रहा हूं इसी मुल्क में। महंगाई हर दौर में बढ़ती है, इस दौर में जरा ज्यादा तेजी से बढ़ी है, आमदन की बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यह कह रहा हूं कि यह एक प्रोपेगेंडा भी है और यह इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इमरान खान को हटाने का इससे बेहतर वक्त कभी नहीं आएगा अगर कोई हटाना चाहता है तो, क्योंकि इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी के अंदर कहीं ना कहीं डेंट पड़ा है। अगर वो इसमें से निकल गए तो फिर वो काबू नहीं आएंगे। यही वक्त है, अगर अपोजिशन चाहे तो मिलकर इमरान खान की हुकूमत को डीफेम करके गिरा सकती है, और इसके लिए अमेरिकन की मुलाकातें तेज हो गई हैं। जो अमरीकी नाज़मुल उमूर हैं एंजेला, वो पहले तो मुलाकात उन्होंने की थी पीएमएलएन से, फिर पीपल्स पार्टी से पहले मुलाकात की थी, वो लोगों से मिलते मिलते अब आर्मी चीफ से मिली हैं। पीएमएलएन के लोग इस पर बगले बजा रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पर बेशतर लीगी कारकुनान खुशियां मना रहे हैं कि अभी हाल ही में एंजेला एगलर की मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत नून लीग की आला क़यादत से मुलाकात हुई। अब इसी खातून की आर्मी चीफ से मुलाकात किसी बड़ी खबर की पेशगोई कर रही है। यानी माहौल ऐसा बन रहा है कि पीपल्स पार्टी से भी मिल लिया, पीएमएलएन से भी मिल लिया, हुकूमत के साथ अमेरिका की नाराजगी है, अब अमरीकी नुमाइंदगान जाके आर्मी चीफ से मिल रहे हैं और माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान में ऐसा कि जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टीज को इस हुकूमत के बदले में तैयार किया जा रहा है कि अब आपकी पाकिस्तान में हुकूमत होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अच्छे वफादार हैं, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे अमरीकी मफाद में भी और मगरबी ममालिक के मफाद में भी। लिहाजा उनके लिए अब राह हमवार की जा रही है और बड़े फख्र से पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि लो जी, हम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि अमेरिका हमसे मुलाकातें कर रहा है। DGISI का मामला जो है वो भी अभी थम नहीं रहा और वहां पे एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले जो है वो अपोजिशन और उनके मीडिया वाले, उनके दानिश्वर वो लगातार कर रहे हैं। सोशल मीडिया सेल्स जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। जनरल फैज़ पाकिस्तान के मेरे ख्याल में वाहिद ISI के चीफ हैं जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर ट्रेंड चलाए गए हैं और अब तो उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, खतरा तो है कि अगर जनरल फैज़ कल को आर्मी चीफ बन जाते हैं तो उनसे NRO कैसे मांगेंगे। एक ऐसा आदमी अगर आर्मी चीफ आता है जिससे NRO मांगा जाए और वो उस पर गौर करे तो बड़ी अच्छी बात है, बातचीत तो हो सकती है अपोजिशन के बकौल। लेकिन अगर एक ऐसा आदमी आ जाता है जिससे आप बात ही नहीं कर सकते, मांग ही नहीं सकते क्योंकि आपने उसको गालियां दी हुई हैं, तो फिर अपोजिशन को जो सबसे ज्यादा आदमी सूट नहीं करता, जो कभी भी NRO नहीं देगा, वो उनके मुताबिक जनरल फैज़ हैं। और जनरल फैज़ के कोर कमांडर बनने के बाद उनको नजर आ रहा है कि 2023 के इलेक्शन से पहले चांसेस हैं कि ये आदमी आर्मी चीफ बन जाए, और अगर ये आर्मी चीफ बनेगा तो फिर हम NRO किससे मांगेंगे उस इंतखाब से पहले।
ये एक बड़ी दिक्कत है और इसी वजह से उनको मुतनाज़ किया जा रहा है। इसमें इंडियन अकाउंट्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अफगान अकाउंट्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, यानी पीटीएम टाइप की जमातें हैं और कुछ बाहर मुल्क से और कुछ पीएमएलएन तो ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी इसमें अपना हिस्सा डालती है। तो कुछ कोशिश करके जनरल फैज को इतना मुतनाज़ बनाया जाए कि कल को वो आर्मी चीफ के लिए बिल्कुल कंसिडर ही ना हो। ये भी एक मिशन है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।